हम लोग मछली खाते हैं, और जो मछली खाने वाले होते हैं उनकी दिमाग जो होती है, उनका जो जहन होता है वो बड़े ज़हीन होते हैं। तो जो हथकंडा बिहार में अपनाया है बीजेपी ने वाया MIM, वो हथकंडा यहाँ भी आजमाना चाहते हैं, वो उसमें कामयाब नहीं हो। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है तो 34 बरस से जो CPM सरकार ने नहीं किया, ममता बनर्जी ने गुज़िश्ता 8-9 सालों में कर दिया। आपके हम लोगों ने बचपन में रामायण देखा था, जो इन्होंने स्टोरी बताया, तो हम लोग इस चीज़ से कभी भी नहीं नकारते हैं कि श्री राम नहीं थे या फिर हैं तो सिर्फ हिंदुओं के हैं। श्री राम जो थे वो हिंदुस्तान की पहचान थे, हिंदुस्तान की सभ्यता, हिंदुस्तान की आइडेंटिटी थे, और उनको सिर्फ हिंदुस्तान के नाम से नहीं बल्कि पूरे दुनिया में श्री राम के नाम को पहचाना जाता है। लिहाजा मेरा तो यही मानना है कि हम लोग यही कहते हैं कि एक छोटा सा एक गाना भी निकला था, देखो ये दीवानों ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। तो जहाँ तक मुझे असदुद्दीन अवैसी का सवाल पड़ता है, हमें उनकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है जो ज़रूरत हमारी ममता बनर्जी मुसलमानों के लिए नहीं कर रही है, बल्कि मैं बोलता हूँ पूरे बंगाल के लिए वो कर रही है, खास करके एक कम्युनिटी के लिए नहीं कर रही है। लेकिन वो कम्युनिटी इसलिए हाईलाइट हो रही है क्योंकि आज जिससे पहले जो सरकार थी वो सरकार अक़लियतों को पूरा निगलेक्ट करती थी। आज अगर ममता बनर्जी कुछ मेन स्ट्रीम में अगर अक़लियत को लेके आ रही है तो ये दूसरों का आंख का कांटा बना हुआ, ये इनका प्रॉब्लम है, ये बल्कि ममता बनर्जी का प्रॉब्लम नहीं है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में 4 महीना से भी कम का समय बच गया है, और इस वक्त जो पश्चिम बंगाल की जो राजनीतिक सूरत हाल है वो बहुत ही रोमांचिक है। एक तरफ हैदराबाद से असदुद्दीन अवैसी पश्चिम बंगाल आया है, वहीं दूसरी तरफ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने अपनी राजनीतिक दल की घोषणा कर दी है। और वहीं पश्चिम बंगाल के 30% जो मुस्लिम वोटर है वो किधर जाएंगे, उसको जानने के लिए हम लोग इस वक्त आए हुए हैं कलकत्ता के मुस्लिम बहुल इलाके मटिया बुरुज। मेरे सामने TMC के चंद लीडरान हैं, क्या कहना है इनका, इनसे हम बात करते हैं। असदुद्दीन अवैसी पश्चिम बंगाल में आया है, अब्बास सिद्दीकी साहब ने अपनी नई पार्टी गया, अब तो आपका पार्टी का मुस्लिम वोट गया। देखिए, बीजेपी के दिमाग में यही चीज़ चल रहा है कि अब तो आपका पार्टी, जो आपने पूछा जी, अब तो बीजेपी भी यही सोच कर ये काम कर रही है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल है और यहाँ के वोटर्स, यहाँ के जो आम शहरी हैं वो बहुत समझदार हैं। हम लोग यहाँ के जितने रहने वाले पश्चिम बंगाल में, चाहे वो बंगाली हो चाहे वो मुसलमान हो, हम सबसे पहले अपने आप को बांग्लावासी मानते हैं। और यहाँ के जो ओरिजिनल बांग्लावासी जो यहाँ के गंगा जमनी तहजीब के मानने वाले हैं, वो ज़ात पात और मज़हब के नाम पर वोट नहीं करते हैं, बल्कि डेवलपमेंट और काम के नाम पर करते हैं। बीजेपी को ये भी हथकंडा अपना लेने दीजिए, उनको अपनी मुँह की खानी पड़ेगी, क्योंकि ये बात मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी हो चाहे अब्बास सिद्दीकी हो, वो कुछ फ़र्क नहीं कर सकते तृणमूल कांग्रेस को। ये दोनों बार बार आरोप लगा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के लिए TMC की हुकूमत, ममता बनर्जी की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। क्या लगता है मुसलमान का भला हुआ है आप लोग के शासन में? मैं जो बात बॉबी भाई ने कहा उसको थोड़ी दूसरी तरीके से कहूँगा कि बंगाल में रहने वाले जो बंगाली हैं, चाहे वो हिंदी भाषी बंगाली हों या बंगला बोलने वाले बंगाली हों, मुसलमान हो या हिंदू हो, वो हम मछली खाने वाले लोग हैं। हम लोग मछली खाते हैं, और जो मछली खाने वाले होते हैं उनकी दिमाग जो होती है, उनका जो जहन होता है वो बड़े ज़हीन होते हैं। तो जो हथकंडा बिहार में अपनाया है बीजेपी ने वाया MIM, वो हथकंडा यहाँ भी आजमाना चाहते हैं, वो उसमें कामयाब नहीं हो। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है तो 34 बरस से जो CPM सरकार ने नहीं किया, ममता बनर्जी ने गुज़िश्ता 8-9 सालों में कर दिया। आप ये क्लॉक टावर देखिए, इसके बारे में बार बार हम बताते हैं, क्लॉक टावर ये मुमकिन नहीं था। और क्लॉक टावर एक तो लंदन में है, दूसरा आपने क्लॉक टावर, एक लंदन में क्लॉक टावर है, दूसरा क्लॉक टावर आपने लेक टाउन में देखा, उसके बाद तीसरा क्लॉक टावर अलीपुर में या तारातल्ला में या गड़ियाहाट या हाजरा में नहीं हुआ, मटिया बुरुज में हुआ, गार्डन रीच में हुआ। जहाँ के लोग सड़कों के लिए, पानी के लिए जिद्दोजहद करते थे, अब तक वहाँ के लोगों को क्लॉक टावर मिला। ऐसा नहीं कि सड़क, बिजली और पानी के काम को पूरा नहीं किया गया, उसको मुकम्मल करने के बाद ब्यूटिफिकेशन के काम में सरकार लगी है। तो इसका जवाब ज़ुबानी नहीं देना है, इसके जवाब को इन वर्ड्स या अल्फाजों में नहीं देना, काम बोलता है, काम देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपसे सवाल करूंगा, आपकी पार्टी की ओर से बार बार कहा जाता है कि असदुद्दीन अवैसी बीजेपी की B टीम है। अगर वो B टीम है तो वो गुजरात भी तो गए हुए हैं, अभी उन्होंने वो गुजरात गए थे, वहाँ से भी उनकी पार्टी जो है इलेक्शन में आएगी। तो क्या लगता है B टीम का जो आरोप है उन पर कितना दुरुस्त है? देखिए, जहाँ तक असदुद्दीन अवैसी का सवाल है, वो बंगाल में लड़ना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। जमहूरियत का यही एक खूबसूरती है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहीं भी जाके लड़ सकती है। लेकिन एक जो सबसे अहम बात यह है कि आज चाहे वो TMC हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो, हमारा सिर्फ एक ही लड़ाई है कि हम एक कम्युनल फोर्सेस से लड़ाई कर रहे हैं, जो कम्युनल फोर्सेस बीजेपी की है।
आज बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, आज बीजेपी हिंदुस्तान के बारे में बात नहीं कर रही है, आज हिंदुस्तानियों के बारे में बात नहीं कर रही है, वो बल्कि हमारे हिंदू भाइयों को मिसगाइड कर रही है। तो अगर आज हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है कि एक हम सेकुलर फैब्रिक को लेकर आगे चले और कम्युनिज्म को नेगलेक्ट करें, तो आज हम लोग असदुद्दीन अवैसी को, पार्टी को कैसे कम्युनिज्म के बेस पे एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो आज हम अपने बात को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे कि अगर हम बीजेपी को इनकार कर रहे हैं, असदुद्दीन अवैसी को मुसलमान लेकर आ रहे हैं, तो बीजेपी अपनी जगह में ठीक है कि अगर वो हिंदू पार्टी बनना चाहती है तो हिंदू उसको लेकर आते हैं, अगर हम असदुद्दीन अवैसी को लेकर आना चाहते हैं, मुसलमान अपने आप को कर लेती है। लेकिन ये चीज़ हमारे हिंदुस्तान में, बल्कि ख़ास करके बंगाल में, इस चीज़ को हम लोग जड़ से जो है इसका इनकार करते हैं। हमें कोई कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, यहाँ पे सेकुलर वोट चाहिए और सेकुलर तरीके से हम कामयाब होंगे। जहाँ तक मुझे असदुद्दीन अवैसी का सवाल पड़ता है, हमें उनकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है जो ज़रूरत हमारी ममता बनर्जी मुसलमानों के लिए नहीं कर रही हैं, बल्कि मैं बोलता हूँ पूरे बंगाल के लिए वो कर रही हैं, ख़ास करके एक कम्युनिटी के लिए नहीं कर रही हैं। लेकिन वो कम्युनिटी इसलिए हाईलाइट हो रही है क्योंकि जिससे पहले जो सरकार थी वो सरकार अक़लियतों को पूरा निगलेक्ट करती थी। आज अगर ममता बनर्जी कुछ मेन स्ट्रीम में अगर अक़लियत को लेके आ रही है तो ये दूसरों का आंख का कांटा बना हुआ, ये इनका प्रॉब्लम है, ये बल्कि ममता बनर्जी का प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे सवाल करूंगा, क्या पिछले 10 सालों से ममता जी की सरकार यहाँ पर मटिया बुरुज में भी कुछ बदलाव आया है? ये बताएं। 100% बदलाव आया है। आप जब पिछले 10 साल में जाएंगे तो मटिया बुरुज रामनगर से शुरू जब करेंगे तो रोड की हालात को देख लीजिए। आप एक पार्क अभी नज़र आएगा आपको, ये 10 साल पहले नज़र नहीं आ रही थी। आप यहाँ पर देखिएगा क्लॉक टावर बनी है, ये पहले नज़र नहीं आ रही थी। आप देखिए वहाँ पे एक कम्युनिटी हॉल बना है रामनगर के बाद ही, वो कम्युनिटी हॉल नज़र नहीं आ रहा था। आज यहाँ पे एंड यूज़ टॉयलेट बन गया, ये 10 साल पहले नज़र नहीं आ रहा था। इसी तरीके से अब अंदर जाएंगे तो हर नाला जो कवर्ड नहीं था वो कवर्ड हो गया है। हर जगह जहाँ पे पानी जम जाया करता था उस जगह आप पानी नहीं जमा, वाटर लॉगिंग नहीं हो रहा था। इस तरीके से जब इंटरनली आप ढुकेंगे तो देखेंगे कि पिछले 10 साल में जो नहीं हुआ था 100 टाइम्स बेटर अभी हुआ है। रास्ता घाट बना है, ठीक है, मैं आपसे बस सवाल करूंगा। रास्ता घाट बना है, ठीक है, आपको बता दें इस वक्त पश्चिम बंगाल में जो नौकरी की जो शरह है, जो नौकरी मिल रहा है वो 1.5% हो गई है मुसलमानों की। क्या कहिएगा? आप लोग बोलते हैं मुसलमानों का बहुत काम किया ममता बनर्जी। हम लोग, आपने मेरे स्पीच को सुना होगा, हमने कहीं पे भी नहीं कहा कि मुसलमानों के लिए, मैंने कहा ममता बनर्जी बंगालियों के लिए कर रही हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान है। रहा सवाल नौकरी का, तो जहाँ टैलेंट होगा, जिसके अंदर सलाहियत होगी उसे नौकरी मिलेगी और मिल भी रहा है। हम लोगों ने खुद अपने वार्ड से बहुत सारे लड़कों को लगाया, हमारे बीच यहाँ पे बहुत सारे लड़के कर रहे हैं जिनको जॉब नौकरी मिली है। पहले जहाँ पर नौकरी का जो परसेंटेज बहुत कम हुआ करता था, आज आप देखेंगे, आप खुद भी एक मेरे ख्याल से माइनॉरिटी इलाके में रहते होंगे और इसका जवाब आप खुद भी बेहतर तरीके से जानते होंगे, जिस तरह से जॉब जिस तरह से प्रोवाइड किया गया। दूसरी बात यह है कि जिस कंट्री का GDP ग्रोथ -23% पे चला जाएगा, वहाँ पर कितना जॉब क्रिएट होगा, और जॉब क्रिएट नहीं होगा तो जॉब मिलेगा कहाँ से? फिर भी ऐसे माहौल में पश्चिम बंगाल को दीदी जिस तरह से डेवलपमेंट के रास्ते पर लेकर जा रही हैं और जिस तरह से जॉब क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, आज आप देखें बाहर से कंपनियाँ नहीं आ रही हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यहाँ पर कारोबार नहीं हो रहा है, फिर भी दीदी कोशिश कर रही हैं कि बाहर से लाया जाए, सबको फैक्ट्रियाँ लगाई जाए। जिस तरह अगर देश का माली हालत सुधरेगा, क्या सब GDP ग्रोथ बढ़ेगा, तो इंशाल्लाह तक नौकरी की शरह में भी बढ़ावट आएगी और इंशाल्लाह जो आपके हिसाब से अगर 1.5% है तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और भी बेहतर होगा। हम लोगों को उम्मीद है ममता बनर्जी के ऊपर, अपनी CM के ऊपर में, हमारे जो सरपरस्त मेयर साहब है उनके ऊपर उम्मीद है और उम्मीद करते हैं कि हम लोगों का ये उम्मीद यकीन पर बदलेगा इंशाल्लाह। मेरा एक सवाल आपसे करूंगा, समय बहुत कम है। जय श्री राम बोलने से आपकी पार्टी के मुखिया को गुस्सा क्यों आता है? जय श्री राम बोलने से गुस्सा नहीं आता है, जय श्री राम किस मौके पे किस जगह यूज़ किया जाता है उससे उनको थोड़ा एतराज़ है। जय श्री राम एक बहुत ही पवित्र और एक बहुत ही पावन एक वर्ड है। जय श्री राम की जो मान्यता है या जय श्री राम का जो मर्तबा है, उसको अगर आप किसी को चिढ़ाने के उद्देश्य से, किसी को चिढ़ाने के एतबार से यूज़ करेंगे तो वो जो है वो एक रीज़न बन जाता है किसी को मना करने का। आज आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, जो विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थ एनिवर्सरी मनाया जा रहा था, वहाँ पे जय हिंद के बजाय जय श्री राम बोला गया और जय श्री राम सिर्फ एक मखसूस एक आदमी को चिढ़ाने के एतबार से बोला गया। तो उनको इस बात से गुस्सा आया कि इतने ऊंचे इतने मर्तबा वाले नाम करे, राम को मानने वाले हिंदू हैं, लेकिन राम को इज्जत देने वाले मुसलमान भी हैं। राम के नाम को इज्जत देना हमने भी सीखा। हमने छोटे में रामायण देखकर ही हम बड़े हुए हैं। हमने भी देखा है कि श्री रामचंद्र जो थे वो सबरी के जूठे बेर को खाकर कितना प्रसन्न हुए थे, कितना खुश हुए थे। ये सब छोटी छोटी बातें हमें भी पता है।
और श्री राम के नाम से जब कोई मुसलमान या हम जैसे लोगों को बुरा नहीं लग सकता, तो दीदी तो एक हिंदू है, दीदी को तो उस नाम से बहुत मोहब्बत है, लेकिन दीदी को इस बात से एतराज़ है कि उनके नाम को इस तरह से चिढ़ाने के लिए यूज़ ना करो, उनके नाम को इज्जत से यूज़ करो और उसकी पवित्रता को समझो। दीदी का कहने का यही मकसद है। क्या राम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है? क्या लगता है? राम, श्री राम जो है वो पूरे हिंदुस्तान की आइडेंटिटी है, पूरे हिंदुस्तान की पहचान है। और हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ हिंदू या किसी एक धर्म का नहीं, बल्कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब का ही है। और जिस देश का नाम से अगर श्री राम का नाम जुड़ रहा है, और जैसा कि इन्होंने कहा कि हम लोगों ने बचपन में रामायण देखा था, जो इन्होंने स्टोरी बताया, तो हम लोग इस चीज़ से कभी भी नहीं नकारते हैं कि श्री राम नहीं थे या फिर हैं तो सिर्फ हिंदुओं के हैं। श्री राम जो थे वो हिंदुस्तान की पहचान थे, हिंदुस्तान की सभ्यता, हिंदुस्तान की आइडेंटिटी थे। और उनको सिर्फ हिंदुस्तान के नाम से नहीं बल्कि पूरे दुनिया में श्री राम के नाम को पहचाना जाता है। लिहाजा मेरा तो यही मानना है कि हम लोग यही कहते हैं कि एक छोटा सा एक गाना भी निकला था कि देखो ये दीवानों ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। तो मैं इन तमाम लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि राम के नाम को बदनाम नहीं करो, बल्कि अच्छे काम पे उनके नाम को इस्तेमाल करो। अमित शाह ने कहा कि 211 सीट इस बार बीजेपी, 200 से ज़्यादा सीट मिल रही बीजेपी को, क्या लगता है? देखिए, ये तो अपनी अपनी बात है, अपना अपना तरीका है, रणनीति है, ठीक है। तो अंग्रेजी में कहावत है कि विशेस वेयर हॉर्सेस बेगर कैन राइड। अगर आपकी ख्वाहिश हो, अगर सब होता तो जो है फ़कीर भी जो है घोड़े पे दौड़ते रहते। तो अमित शाह ने इस तरीके से बात कहा है, और उन्होंने जो बात कही है वो उन गद्दारों के महसूस करके उन्होंने कहा है। वो गद्दार जो कल टीएमसी में थे आज उनके पास चले गए हैं, तो वो सिर्फ समझ रहे हैं कि बंगाल के लोग इसी तरीके से गद्दार हैं। लेकिन आने वाले 2021 इलेक्शन में जब उनको पता चलेगा कि यहाँ के बंगाल के लोग, बंगाली इस ज़मीन से जो माँ माटी मोनी से मोहब्बत करते हैं, तो उनका करारा जवाब एक चीज़ के रिजल्ट में ही पता चलेगा। गद्दार आपने कहा, तो मेरा एक सवाल शायद मैं, आपकी पार्टी में भगदड़ क्यों मची हुई है? सब भाजपा की ओर क्यों क्यों जा रहे हैं? नहीं, भगदड़ नहीं मची है। अंग्रेजी की एक कहावत जैसे टीपू भाई ने कहा कि व्हेन द शिप सिंक्स इज द रैट आर द फर्स्ट टू लीव द शिप। तो जब कश्ती, भाई मज़ा तभी है जीत में जब उसमें थोड़ा टकराव हो, उसमें जब थोड़ी कंपटीशन हो। और जो डरपोक होते हैं वो कंपटीशन जब होता है तो उनको लगता है कि शायद बहुत बड़ी आफत आई है, वो जहाज़ छोड़ के भाग जाते हैं। इन भगोड़ों से कुछ आने जाने वाला नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन स्पेसिफिकली शुभेंदु अधिकारी जैसे लोगों से रिलेटेड है तो शुभेंदु है, मुकुल राय है, अर्जुन सिंह है, बहुत सारे लोग आपकी पार्टी से। नहीं, तो पार्टी भी तो बहुत बड़ी है। अब एक कोई भाग के तो पार्टी को कुछ होना नहीं है। जैसा कि हमारे पार्टी के लीडर्स भी यही कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस बहुत बड़ा समुंदर है, उसमें से 1-2 लोटा पानी निकल जाता है किसी धोने पोछने के काम में, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। शुभेंदु अधिकारी जो है वो कुछ चंद करोड़ रुपए उनको मिले हैं, 100-200 करोड़ सुनने में आ रहा है। फिर उनको सीबीआई की धमकी दी गई है। थोड़े डरपोक आदमी है। अगर निडर होते हैं, सच्चे सिपाही तृणमूल कांग्रेस के होते हैं तो आज भिड़े होते हैं, लड़ते होते हैं, जैसे दूसरे लीडरान लड़ रहे हैं। तो वो पार्टी छोड़ के इसीलिए गए हैं कि बीजेपी की दबाव उनको है, कुछ पैसों की लालच दी गई है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि ममता बनर्जी के साथ ही उनका नाम है। अकेले छोड़कर जाकर कुछ आने वाला नहीं, उनको कुछ मिलने वाला नहीं। मेरे यहाँ एक बुजुर्ग महिला है, उनसे बात करेंगे। जो विक्टोरिया में जो ममता जी आई हुई थी नेताजी के जन्मदिन पर, ममता जी को बोलने नहीं दिया गया। क्या लगता है कि महिला को सम्मान दिया जाना चाहिए था? उस महिला का सम्मान तो हमारे माँ हव्वा के टाइम से है। आज दुनिया में जितने भी पैगंबर बोलिए, मैसेंजर बोलिए या राम बोलिए, जितने भी हैं सब तो माँ के पेट से जन्म लिया है। तो इतनी बड़ी आस्था जगह पे रहने वाली महिला को अगर से इज्जत नहीं दिया गया है, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। ममता जी को इज्जत देना चाहिए था, उनको बोलने देना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि मटिया बुरुज में हम लोग आए हुए थे। यहाँ के लोग बार बार, इनका साफ तौर पर कहना था कि चाहे अवैसी हो, चाहे अब्बास सिद्दीकी हो या फिर भाजपा हो, किसी की भी दाल नहीं गलने वाली है। जीतेगी तो यहाँ पे सिर्फ टीएमसी की ही सरकार। आप सब इसी तरह देखते रहे न्यूज़ टेक और हालात बंगाल।